तो बच्चों आपको बताना यह है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो बच्चों आपको मालूम है जिसका अल्फा 100% होगा। अब एक हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज तलवार, एन एजुकेटर एंड मोटिवेटर एट मोशन कोटा। बच्चों हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं योद्धा रिवीजन सीरीज। बहुत ही इफेक्टिव बच्चों सीरीज है और इसके थ्रू आप चैप्टर वाइज चैप्टर अपना रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए हमने यहां पर टूल बनाया है जो आप जानते हैं हर जना प्रेफर्ड करता है, हर जना सजेस्ट करता है कि आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर वो आपके क्लियर है तो आप वैसे ही बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम भी आते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझकर करना है। तो आज मैं बच्चों टॉपिक लेकर आया हूं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लास्ट 10-12 ईयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज आप लोगों को यहां पर सॉल्व कराऊंगा, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर करूंगा। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट भी समझिए। केवल हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमें याद होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो चलिए बच्चों लेट्स स्टार्ट। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम आपको AB2 का दे रखा है। 2AB2 gives 2AB plus B2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है जो कि 1 के कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन x है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विद Kp एंड प्रेशर। अब बच्चों अगर आप इसको एक्चुअल में करने बैठ गए तो आपको यहां पर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। इनिशियल मोल 2 0 0 2 - 2x 2x x करते हुए फिर पार्शियल प्रेशर्स निकालोगे, फिर Kp निकालोगे, तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके कम आप बात करेंगे तो हो सकता है आपका पेपर छूट जाए, आपके अदर क्वेश्चंस छूट जाए। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं वो आपको समझना है। तो बच्चों हमें याद रहना चाहिए कि डिसोसिएशन x और प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा वो अब मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा बच्चों। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा लेता हूं, ठीक है। तो बच्चों डिसोसिएशन x और प्रेशर का क्या रिलेशन है। तो बच्चों याद रखिएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा Ng अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये डिसोसिएशन x और प्रेशर का रिलेशन। हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें बच्चों, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा टारगेट नहीं है। आपको रिएक्शन क्या दे रखी है, 2AB2 gives 2AB plus B2, ये आपके पास रिएक्शन है। अब इसका डेल्टा Ng क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट 3 गैसियस रिएक्टेंट 2, तो डेल्टा Ng आ गया बच्चों 1। क्लियर है। तो यहां पर रख दीजिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा Ng 1 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3, 2 और 1 3। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया है x और p का। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1/3। तो बच्चों जब हम ऑप्शंस चेक करें, देखते हैं पीछे वापस से क्वेश्चन को, तो देखिए 2Kp/p की पावर 1/3, 2Kp/p की पावर 1/2, यहां पावर 1, यहां पावर नहीं दे रखी है। तो बच्चों हम कहेंगे पीछे वाले में क्या आ रहा था, पावर 1/3, तो मतलब हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। क्लियर। देख लीजिए आप सॉल्यूशन में वापस से एक बार,
पावर 1/3 मैच कर रही है, डायरेक्ट हम बोल देंगे। मतलब पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप बच्चों छोटे छोटे ट्रिक के कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो पेपर जल्दी कर पाओगे, अच्छे से हो जाएगा। अब जैसे मैंने प्रेशर और बच्चों एक्स का रिलेशन आपको बता दिया है, अब मैं ऐसे ही आपको यहां पर एक्स और वी का रिलेशन भी बता देता हूं, जिससे मान लिया वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रेशर के इनवर्सली है तो बच्चों वॉल्यूम के डायरेक्टली हो जाएगा। ये हमारा एक्स और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों इस रिएक्शन के लिए दे रखा है HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2 और वो वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 8। हमें निकालना है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI के लिए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग पढ़ते भी हैं कि अगर सबसे पहले तो बच्चों 2HI चाहिए, H2 चाहिए, मतलब गिवन रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो K डैश इज K स्क्वायर। बच्चों जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में जाता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पावर में आ गया, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। लेकिन अभी तो इस रिएक्शन के लिए है बच्चों, आप लोगों से रिवर्स के लिए पूछा है। ऑन रिवर्स ऑफ रिएक्शन बच्चों रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI और जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। तो K डबल डैश 1 अपॉन K डैश मतलब 1 अपॉन 64। 1 अपॉन 64 बच्चों आंसर हमारा यहां पर फर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 2 ही फैक्टर है, एक तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसी का ये पॉइंट है बच्चों कि रिएक्शन को जिस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर बन जाती है। रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। एक और बच्चों पॉइंट यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर दूसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और उसके लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। तो आई थिंक बच्चों आपको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर मेमोराइज हो रहा होगा, रिवाइज आ रहा होगा। तो इस टाइप से बहुत इफेक्टिवनेस के साथ आप लोग चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रीवियस ईयर नीट में आ भी चुका है। x गिव्स y प्लस जेड, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp1। a गिव्स 2b, इसके लिए Kp2। इनका Kp1 Kp2 का रेशियो दे रखा है 9:1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है और दोनों के लिए इक्वल है, x और a के लिए इक्वल है। और टोटल प्रेशर का रेशियो आपसे पूछा है, कुल दाबों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों डायरेक्ट नहीं आएगा, अब इसमें तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। जैसे बच्चों पहले रिएक्शन x गिव्स y प्लस जेड के लिए करते हैं, यही सॉल्व करते हैं। इनिशियल मोल इसके 1 0 0, जो स्टैकोमेट्रिक मोल होते हैं वो इनिशियल है। इक्विलिब्रियम पर बच्चों 1 माइनस एक्स 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 मोल लिख लिए हैं। अब हम Kp की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालने होंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ x यहां निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ x। तो बच्चों x के मोल 1 माइनस एक्स, टोटल मोल कितने हो गए हैं 1 प्लस एक्स, टोटल प्रेशर मान लिया P1। पार्शियल प्रेशर ऑफ y मोल x टोटल 1 प्लस एक्स इंटू P1। पार्शियल प्रेशर ऑफ z वही x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P1।
ठीक है, तो बच्चों Kp1 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Y पार्शियल प्रेशर ऑफ Z अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ X, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y पार्शियल प्रेशर ऑफ Z अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ X। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें 1 प्लस एक्स कट हो गया है, एक P1 भी कट हो गया है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू P1, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू P1। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही Kp2 नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। रिएक्शन है बच्चों A gives to B, इनिशियल मोल इसके 1 मोल 0 1 माइनस एक्स 2x इक्विलिब्रियम पर आ गए हैं। पार्शियल प्रेशर इसके मोल 1 माइनस एक्स, टोटल मोल देखे तो बच्चों 1 प्लस एक्स, टोटल प्रेशर मान लिया P2। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B के मोल है 2x, टोटल वही 1 प्लस एक्स, प्रेशर P2। अब Kp2 लिखा जाएगा बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ A। हाँ जी, B का स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P2 का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू P2। देख लीजिए, B का स्क्वायर अपॉन A, ये B था रख दिया, ये A रख दिया। अब बच्चों अगर हम कट करते हैं तो एक तो 1 प्लस एक्स कट होगा, एक बचेगा बच्चों, एक P2 कट होगा लेकिन एक बचेगा, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू P2, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये Kp2 आ गया। पीछे Kp1 लिखा था, अब Kp2 आ गया है। बच्चों Kp1 क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू P1, और ये Kp2 है, तो इनका रेशियो कर दें Kp1 अपॉन Kp2 1:4 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब कट हो जाएंगे, इंटू P1 अपॉन P2 आ जाएगा बच्चों। दोनों का रेशियो कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, 1/4 P1 अपॉन P2, और Kp1 बच्चों अपॉन Kp2 ये आपको दे रखा है 9:1, और प्रेशर का रेशियो पूछा है, ये 9:1 है। P1 अपॉन P2 हमसे पूछा है, तो P1 अपॉन P2 इजकल टू 36:1, 36:1 आंसर बच्चों हमारा सेकंड हो जाएगा। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, एक बार फिर समझ लो बच्चों। रिएक्शन के लिए मैंने मोल लिख लिए, फिर पार्शियल प्रेशर निकाला, फिर Kp निकाल लिया। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन के लिए बच्चों मोल्स लिखे, पार्शियल प्रेशर निकाला, फिर Kp निकाल लिया। Kp1 Kp2 का रेशियो किया, वैल्यू रखकर आ गया है 36:1। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देख लीजिए आप, पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। ये आपको पूरे मोल्स निकालते हुए, पार्शियल प्रेशर निकालते हुए Kp लिखना होगा। Kp का रेशियो करोगे, ये Kp1 ये Kp2, दोनों का रेशियो किया बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। Kp1 अपॉन Kp2 9:1 दे रखा था, 4 उधर चला गया, तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा 36:1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन द रिएक्शन, बच्चों ये रिएक्शन दे रखी है, डिक्रीज अप टू 1/4 टाइम्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 क्या होगी? बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पहली बात यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि कंसंट्रेशन चेंज होने से
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी चेंज नहीं होता है। बच्चों कॉन्सेप्ट हमें यह ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंसंट्रेशन पर, मोल पर, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कंसंट्रेशन 1/4 करोगे केसी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं केसी लिखता हूं, क्या लिखूंगा? Fe+3 इंटू OHIN का होल क्यूब। ये तो सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। अब बच्चों वो कह रहा है OHIN की कंसंट्रेशन 1/4 कर दो तो Fe+3 क्या हो जाएगा? केसी तो केसी रहेगा। मान लिया Fe+3 डैश हो जाएगा। कब? जब मैं OHIN 1/4 टाइम कर देता हूं। OHIN 1/4 टाइम। अब केसी दोनों में सेम है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए बच्चों। Fe+3 डैश 1/4 हो गया, क्यूब में 1/64 OHIN का क्यूब इक्वल टू Fe+3 OHIN क्यूब। OHIN क्यूब तो कट हो गया, 64 उधर चला गया, तो Fe+3 डैश is 64 times of Fe+3। बच्चों एक बार फिर समझो, पहले मैंने इसका केसी लिखा Fe+3 OHIN का होल क्यूब। केसी कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता है तो केसी केसी रहेगा। Fe+3 की कंसंट्रेशन मान लिया Fe+3 डैश हो गई। कब? जब हमने OHIN को 1/4 कर दिया। दोनों केसी का रेशियो कर दो या इक्वल कर दो, मैंने इक्वल कर दिया। 1/4 का क्यूब 1/64, OHIN कट हो गए। Fe+3 डैश इज 64 टाइम्स ऑफ Fe+3, मतलब आंसर बच्चों सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या आया बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कई जगह यूज आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे Kp है, चाहे Kc है, चाहे Kx है, बच्चों दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसे स्टैकोमेट्री भी कहते हैं, और दूसरा टेम्परेचर। बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता। मोल, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, प्रेशर किसी पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं कि केसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। नो, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं लेकिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बच्चों ध्यान रखना। केपी प्रेशर पर डिपेंड करता है। नो, पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखते हैं लेकिन बच्चों वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। दो ही फैक्टर है, एक तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टैकोमेट्री, और दूसरा टेम्परेचर। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। वही कहते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट बताया और उस पर एग्जांपल है, तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2a + b gives 3c + d, ये रिएक्शन है। स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, इनिशियल वैल्यू इनकी कंसंट्रेशन 1:1 है बच्चों, दोनों की 1:1 है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D इज मेजर्ड फाउंड टू बी 0.25। D की कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है? 0.25। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो मैं रिएक्शन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। 2a + b gives 3c + d। 2a + b gives 3c + d। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1100। इक्विलिब्रियम पर बच्चों 1 - 2x होगा, 1 - x होगा, 3x होगा, ये x होगा। रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस। 1 - 2x, 1 - x, 3x और x। इक्विलिब्रियम पर D दे रखा है मतलब x दे रखा है बच्चों कितना? 0.25। ये अभी आपको पीछे मालूम था। D दे रखा है मतलब x दे रखा है 0.25। x की वैल्यू 0.25 रख दोगे तो ये 0.5, ये 0.75, ये 0.75 और ये 0.25। अब Kc क्या लिखा जाएगा? C का क्यूब D
ए का स्क्वायर बी, सी का क्यूब 0.75 का क्यूब, डी 0.25, ए 0.5 का स्क्वायर, बी 0.75। और बच्चों इसी टर्म में आंसर दे रखे हैं तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0.75 का क्यूब इंटू 0.25 अपॉन 0.5 का स्क्वायर 0.75, मतलब आंसर बच्चों साफ दिख रहा है, फर्स्ट आ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। इन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। तो बच्चों आप देखिए कॉन्सेप्ट सारे आते जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको यहां पर रिवाइज हो रहे हैं। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए कि केपी केसी का क्या रिलेशन है। तो केपी इजकल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये केपी केसी का रिलेशन है बच्चों। इफ डेल्टा एन जी इजकल टू 0 देन केपी इजकल टू केसी। तो बच्चों जिसमें डेल्टा एन जी 0 है उसमें तो केपी केसी इक्वल होगा, और जिसमें 0 नहीं है उसमें इक्वल नहीं होगा। इसका डेल्टा एन जी ये तो सॉलिड है बच्चों, जी मतलब गैस होता है, इसको तो काउंट नहीं करना है। इसका डेल्टा एन जी 1 आ रहा है, तो यहां पर केपी केसी नॉट इक्वल होगा, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं बच्चों। सेकंड वाले में डेल्टा एन जी 0 है, थर्ड वाले में डेल्टा एन जी 0 है, फोर्थ वाले में डेल्टा एन जी 0 है। तो किसमें 0 नहीं है? फर्स्ट में, तो उसमें केपी केसी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। N2 प्लस O2 gives 2NO। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का दे रखा है बच्चों K1। 2NO प्लस O2 gives 2NO2, इसका दे रखा है K2। फर्स्ट वाली रिएक्शन का है K1, सेकंड वाले का है K2। तो इस रिएक्शन का क्या होगा? NO2 gives हाफ N2 प्लस O2। तो बच्चों जैसा जैसा ऑब्जेक्ट कह रहा है वैसा वैसा करो। हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों। NO2 चाहिए, तो आपको इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये कट हो गया, ये 1/2, ये 1/2, तो हम जानते हैं पावर में 1/2। K2 की पावर इसमें हो जाएगा K2 की पावर 1/2। क्लियर है? क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में चला जाता है। बच्चों हाफ N2 चाहिए, O2 चाहिए, तो हाफ N2 चाहिए तो हमें इस रिएक्शन को भी 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये बन जाएगा K1 की पावर 1/2। अब NO2 चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड में, तो बच्चों इसको घुमाना पड़ेगा, मतलब 1/, में जाएगा। हाफ N2 चाहिए राइट हैंड में, इसको भी घुमाना पड़ेगा, मतलब 1/, में चला जाएगा। तो K डैश बच्चों K1 वाला भी अपॉन में चला गया और K2 वाला भी अपॉन में चला गया, क्योंकि इसको भी घुमाना पड़ेगा तो 1/, उसको भी घुमाना पड़ेगा तो 1/। तो फाइनल आंसर आ गया 1/√K1 K2। देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर बच्चों थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो बच्चों, ऑब्जेक्ट में NO2 चाहिए था, इसलिए मैंने इसे 1/2 से, ऑब्जेक्ट को देखकर काम करना होता है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में भी 1/2 चला गया। हाफ N2 चाहिए था तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई किया, पावर में 1/2 चला गया। फिर बच्चों हमें मालूम है NO2 चाहिए लेफ्ट हैंड में, मिल रहा है राइट हैंड में, 1/, करना पड़ेगा, 1/, कर दिया। हाफ N2 मुझे चाहिए राइट हैंड में, मिल रहा है लेफ्ट हैंड में, इसे भी 1/, करना पड़ेगा, इसे भी 1/, कर दिया। तो ओवरऑल आ गया 1/√K1 K2। चलिए बच्चों बहुत अच्छी बात।
ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड कितने सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रखना, यहां से क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। 2SO2 + O2 = 2SO3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है बच्चों 278। तो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो साफ दिख रहा है, जैसा ऑब्जेक्ट कहेगा वैसा करेंगे। SO3 चाहिए तो मतलब ये जो रिएक्शन है इसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 तो बच्चों K हो जाएगा √278, पावर में 1/2, पावर 1/2 मतलब √ फिर हम देख रहे हैं कि हमें SO3 चाहिए बच्चों लेफ्ट हैंड में, मिल रहा है राइट हैंड में, तो K' इज 1/√K, मतलब 1/√278। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले 278 का अंडर रूट, सर ये कैसे लेंगे, अप्रोक्सीमेशन से लो बच्चों, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से अंडर रूट ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व करिए। जैसे आपको मालूम है 225 होता तो अंडर रूट में 15 आ जाता, 256 होता तो 16 आ जाता, तो अप्रोक्सीमेट 1/16 ले सकते हो। तो बच्चों यहां पर फिर आंसर हमारा नियरली फर्स्ट आ जाए, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने ले लिया, तो 1/16 को सॉल्व करो तो नियरली बच्चों 6 × 10⁻², आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट सेम वैसा ही था बच्चों। एक और है, गिवन रिएक्शन है बच्चों A2 + B2 = AB। A2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है बच्चों, ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लगे उनको आप अंडरलाइन कर लिखिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इन सेशन से आपको कई चीजें सीखने को मिल रही हैं, आपको पीवाईक्यूज करने को मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लगाने चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए पेपर में वो पता चल रहा है, और बच्चों कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो A2 की कंसंट्रेशन है, B2 की कंसंट्रेशन है, और AB की कौन सी कंसंट्रेशन है बच्चों, इक्विलिब्रियम, और आपसे पूछा है Kc। तो जब आप इक्विलिब्रियम पर दे रखा होता है तो फिर हमें x की टर्म में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, वो 1 1 0 1 - x 1 - x तब लिखते हैं जब वो इनिशियल देता है, अभी इनिशियल नहीं दे रखा, आपको इक्विलिब्रियम पर ही दे रखा है, तब तो फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो बच्चों Kc क्या लिखा जाएगा, इसका AB का स्क्वायर अपॉन A2 × B2, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों AB का स्क्वायर अपॉन A2 × B2, क्लियर है। तो बच्चों AB का स्क्वायर 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर, क्लियर। A2 की कंसंट्रेशन 3 × 10⁻³ B2 की कंसंट्रेशन 4.2 × 10⁻³ तो बच्चों ये हमें यहां पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व करिए बच्चों, 2.8 अपॉन 4.2 है, तो इसको 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा, नियरली अप्रोक्सीमेटली आप कैंसिल कर लीजिए, आंसर बच्चों आप लोगों का आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने पर नियरली 0.62, मतलब आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं कॉन्सेप्ट में डाउट हो पूछ लीजिए। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने यहां पर, कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन देगा तो हम 1 1 0 1 - x 1 - x 2x करते हुए लिखेंगे, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है तो डायरेक्ट Kc हम निकालेंगे। तो AB की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, क्योंकि 2AB है तो AB स्क्वायर आएगा, वो 2.8 × 10⁻³ का स्क्वायर, A2 की 3 × 10⁻³, अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बच्चों अप्रोक्सीमेशन ही आप लोग यूज करना सीखिए, एग्जैक्ट पर जाओगे तो टाइम भी बहुत लग जाएगा, गलती के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो आप 2.8 है, 4.2 को 4 मान लो, 4 से कट कर देना 0.7 बार, इस टाइप से थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3 प्लस हीट। तो बच्चों यहां पर हम सब ध्यान रखिए कि हीट यहां पर इवॉल्व हो रही है, तो मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में कब शिफ्ट होगा? तो मतलब बच्चों ये क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम स्टेट पर किस किस का क्या इफेक्ट होगा? तो बच्चों इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें चाहिए फॉरवर्ड। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, बच्चों एक्स और पी का रिलेशन लिखिए। तो डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन का? नेगेटिव। तो बच्चों एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है कि पी स्क्वायर आ रहा है या पी आ रहा है या रूट पी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है बच्चों। आप तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर डेल्टा एनजी नेगेटिव है, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव, तो ये ऊपर चला जाएगा। प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो एक्स कम, और एक्स कम तो बैकवर्ड रिएक्शन। तो बच्चों ये भी हमारा गलत हो गया है। बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, N2 और H2 की कंसंट्रेशन कम करोगे तब भी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो बच्चों ये भी गलत हो गया है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बिल्कुल सही है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज करोगे एक्स इंक्रीज होगा, और एक्स इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरी बात बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा फोर्थ आ जाएगा। तो बच्चों प्रेशर बढ़ाओ एक्स बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर कम करो तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। चलिए वन मोर बच्चों, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, Kp एंड Kp डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिनसे रिलेटेड टेम्परेचर T1 T2, एज्यूमिंग दैट हीट रिएक्शन इज कांस्टेंट। और बच्चों यहां पर आपको दे रखा है T2 ग्रेटर देन T1, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बच्चों एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल होता है या कम करना? बच्चों एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना फेवरेबल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kp कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल मतलब बढ़ना। तो बच्चों यहां तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kp कम, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kp कम, मतलब Kp डैश लेस देन Kp आएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ गया बच्चों, ध्यान रखना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस का क्या इफेक्ट होता है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना फेवरेबल होता है, बढ़ाओगे तो अनफेवरेबल, मतलब Kp कम होगा, तो Kp डैश कम हो जाएगा Kp से। तो आंसर बच्चों हमारा फर्स्ट आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट। देख लीजिए कॉन्सेप्ट आप। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों बहुत ही हाई है, वेरी हाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही हाई है। Then equilibrium will contain mostly reactant, mostly product, similar reactant and product, all reactants. तो बच्चों जब Kp बहुत हाई होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया भी है और वहां पर अपने मेरे नोट्स के अंदर मैंने आप लोगों को 5 स्टार भी लगवा रखा है, लीडिंग पॉइंट भी बोला हुआ है। When Kp is very high,
तो बच्चों देन डिसोसिएशन X is very high. जब Kp या Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है तो डिसोसिएशन X भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों, मतलब बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। अब बहुत ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा फाइनली कितना, नियरली जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट मैक्सिमम डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में चला गया। मैक्सिमम डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में चला गया तो बच्चों फाइनली बचेगा कितना, नियरली जीरो, मतलब लिमिटिंग रीजन। एक तरीके से बच्चों लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगता है। वैसे तो ध्यान रखना बच्चों, लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन में लगता है। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन में भी लिमिटिंग रीजन निकलता है? यस। कब? When value of equilibrium constant is very high। तो बच्चों बहुत हाई होगा तो डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा, और डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट विल मैक्सिमम कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो बच्चों मैक्सिमम क्या मिलेंगे, मोस्टली प्रोडक्ट मिलेंगे। आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट भी बच्चों मैंने आप लोगों को दोबारा से समझा दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statement for the reversible reaction is correct? मतलब बच्चों फॉर्मूला ही पूछ लिया है। ये आप लोगों का फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी यूज आता है और ये थर्मो में भी काम में आता है। एट इक्विलिब्रियम क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो होता है। इक्विलिब्रियम पर फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो होता है। अब बच्चों पॉइंट ये आता है, क्या डेल्टा जी नॉट भी जीरो होता है? नो बच्चों, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। वो क्या होता है, -2.303 RT log K। तो ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट बच्चों, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट क्या होता है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और वो जीरो नहीं होता है बच्चों, वो होता है -2.303 RT log K। तो सारे पॉइंट्स आपके केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बच्चों यहां पर कवर अप हो रहे हैं, रिवाइज्ड हो रहे हैं। तो आंसर बच्चों हमारा सेकंड आ जाएगा। देख लीजिए आप, वन मोर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2 + O2 2NO के लिए K है, तो हाफ N2 + हाफ O2 NO के लिए क्या होगा? बच्चों आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर दो ही चीजों का इफेक्ट होता है, जिसमें फर्स्ट वाला है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन स्टैकोमेट्री, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं बच्चों। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, इनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक बार दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों N2 + O2 2NO जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, तो हाफ N2 + हाफ O2 NO के लिए क्या होगा? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है कि रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में जाएगा, और जैसा जैसा ऑब्जेक्ट कहता है वैसा वैसा काम करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट कह रहा है हाफ N2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, NO चाहिए, तो हमारी ये जो गिवन रिएक्शन है, सबसे पहले तो आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हाफ N2 बन जाएगा, हाफ O2 बन जाएगा, NO बन जाएगा, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों वो पावर में चला जाता है। तो हाफ N2 हाफ O2 NO यही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो K डैश इक्वल टू क्या आ गया, K की पावर 1/2 मतलब √K आ जाएगा। क्लियर? देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से, मतलब बच्चों हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। आंसर इज थर्ड। क्लियर है? चलिए वन मोर क्वेश्चन।
फिर देखिए बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। आपको रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट है N2 प्लस थ्राइस H2 gives twice NH3, कांस्टेंट है K1। सेकेंड रिएक्शन है N2 प्लस O2 gives 2NO, कांस्टेंट है K2। H2 प्लस हाफ H2 प्लस हाफ O2 gives H2O, K3। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2NH3 प्लस 5/2 O2 gives 2NO प्लस 3H2O। तो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पहले भी बोला बच्चों, जैसा जैसा ऑब्जेक्ट कहता है वैसा वैसा करते हैं। 2NH3 चाहिए, 2NH3 है, यहां है, इसको इधर घुमाएंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। O2 तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा बच्चों। 2NO चाहिए, 2NO भी है। अब हमें 3H2O चाहिए, तो इसे बच्चों हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 3 तो पावर में 3H2O चाहिए था, तो मैंने इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2NO प्लस 3H2O ऐड हो रहा है, मतलब 2 प्लस 3 तो पक्का। पहले रिएक्शन को सोचो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाद में बताऊंगा। अभी मेरे को 2NO प्लस 3H2O चाहिए, राइट हैंड में चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐड करने पर आ जाएगा। और 2NH3 मेरे को चाहिए बच्चों लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में है, तो -1। तो देख लो, इन दोनों को ऐड करो, इसको इधर लाना है तो माइनस करो। अब क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है बच्चों कि रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमने 2 और 3 को ऐड किया, तो 2 का K2 और 3 का K3 क्यूब, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या कन्वर्ट हो गया बच्चों, K3 क्यूब। तो रिएक्शन को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए। और रिएक्शन को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब K1 अपॉन में आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो बच्चों, 2NH3 चाहिए है, 2NO चाहिए है, 3H2O चाहिए, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में जाता है, K3 क्यूब हो गया। 2NO प्लस 3H2O हमारे ऑब्जेक्ट में ऐड होकर राइट हैंड में मिल रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 3 कर दीजिए। 2NH3 बच्चों मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में मिल रहा है, तो माइनस कर दीजिए। तो जिनको ऐड करते हैं वो मल्टीप्लाई और जिसको माइनस करते हैं वो डिवाइड। तो आंसर कौन सा बन गया बच्चों, आंसर हमारा यहां पर सेकंड आ जाएगा। देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से, K2 इंटू K3 क्यूब अपॉन K1। क्लियर है? चलिए वन मोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अंडरलाइन कर दिया करो बच्चों, पहले कॉन्सेप्ट को पहले ही अंडरलाइन कर दीजिए। तो बच्चों रिएक्शन है A2 प्लस B2 गिव्स X2 और डेल्टा H नेगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बच्चों हमें देखना है टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट। तो बच्चों यहां पर हम क्या बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल होगा या कम करना, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना फेवरेबल है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। चलो टेम्परेचर का तो डिसाइड हो गया। अब बच्चों इस रिएक्शन का प्रेशर का देखना है, तो बच्चों प्रेशर का तो रिलेशन मैंने बता रखा है आपको, X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P की पावर डेल्टा Ng अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं बच्चों, इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट आप देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियरली याद रखने हैं। तो बच्चों प्रेशर का इफेक्ट देखना है, तो डेल्टा Ng
इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है? -1। प्रोडक्ट है 1 मोल, रिएक्टेंट है 2 मोल, तो ये आ गया -1। तो अगर मैं पावर में -1 रखूंगा तो ये P ऊपर चला जाएगा, मतलब X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा। देख लो, अगर मैं डेल्टा Ng -1 रखूंगा बच्चों तो माइनस पावर में मतलब प्रेशर ऊपर चला गया। तो अब क्या बोलेंगे? प्रेशर बढ़ाना फेवरेबल है। प्रेशर बढ़ाओगे X बढ़ेगा, मतलब फेवरेबल, प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो आंसर आ गया, टेम्परेचर कम करो और प्रेशर बढ़ाओ। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा। आंसर बच्चों, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आंसर थर्ड हो जाएगा। देख लीजिए आप बिल्कुल ध्यान से बच्चों, टेम्परेचर का इफेक्ट तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करना फेवरेबल है, और प्रेशर का इफेक्ट बच्चों इस एक फॉर्मूले से देखा करो, उससे आ जाता है। चलिए वन मोर क्वेश्चन। 3O2 गैस 2O3 298 पर Kc है बच्चों, 3 × 10⁻⁻59। कंसंट्रेशन ऑफ O2 दे रखी है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम को अंडरलाइन कर दो, कितनी है? 0.04। कंसंट्रेशन ऑफ O3 हमें निकालनी है। तो बच्चों फिर हमें x की टर्म में नहीं लिखना होता है। वैसे हम लिखते हैं 1 0 1 - 3x 2x, वो कब लिखते हैं? जब इनिशियल दे रखी होती है। अभी आपको इक्विलिब्रियम पर दे रखा है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे बच्चों, Kc क्या लिखा जाएगा? O3 का स्क्वायर O2 का क्यूब। ठीक है, तो बच्चों Kc दे रखा है 3 × 10⁻⁻59। O3 की कंसंट्रेशन आपसे पूछी है, O2 की आपको दे रखी है 0.04। तो इस वाली टर्म को इधर ले आइए, तो O3 स्क्वायर बच्चों 3 × 59 तो 10⁻⁻59 तो 1 हो गया, 0.04 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4 तो बच्चों 64 इंटू 10⁻⁻6। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी समझ लो बच्चों। तो O3 का स्क्वायर 3 × 64 192 इंटू 10⁻⁻65। क्या हम 10⁻⁻65 का अंडर रूट ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो 64 का ले सकते हैं। तो इसको बना दो बच्चों, O3 का स्क्वायर 19.2 इंटू 10⁻⁻64। अब अंडर रूट ले लीजिए, अप्रोक्सीमेशन से ले लीजिए बच्चों। 19.2 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। तो 19.2 का 4 और 5 के बीच में नियरली 4.4 ले लो इंटू 10⁻32। 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, एक ही ऑप्शन है। तो आंसर हो जाएगा 4.38 इंटू 10⁻32। क्लियर है? तो बच्चों इक्विलिब्रियम पर दे रखी थी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की। कैलकुलेशन में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को जैसे मैंने आज सिखाया है बच्चों, देख लो ये लिया। अंडर रूट में 10⁻⁻65 का पॉसिबल नहीं है, तो 10⁻⁻64 बनाते हुए मैंने इसे सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ABCD की दे रखी है 2 3 10 6 एट 300 केल्विन। डेल्टा G0 आपको निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G0 इक्वल टू -2.303 RT log K, ये यूज आएगा। तो पहले तो हम K निकाल लेते हैं, K मतलब Kc निकाल लेते हैं। C इंटू D अपॉन A इंटू B। C की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 10, D की 6, A की 2, B की 3, तो ये आ गया 10। देख लो आप, क्लियर है? अब वैल्यू रख दो, तो डेल्टा G0 -2.303,
बच्चों आर कैलोरी में आपको वैल्यू दे भी रखी है कितनी 2, टेम्परेचर 300, लॉग के की जगह 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने अलग से निकाला और रख दिया। देख लो लॉग 10 कितना होता है 1, तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करिए बस, ठीक है। ये हो गया नियरली 4.6 इंटू 300, तो बच्चों -1381 के अराउंड आंसर आ रहा होगा। आंसर हमारा सेकंड बन जाएगा। देख लीजिए आप एक बार फिर समझो बच्चों, रिएक्शन है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है 23 में बच्चों। तो ये रिएक्शन का केसी लिखा, प्रोडक्ट C इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, सी की कंसंट्रेशन 10, डी की 6, ए की 2, बी की 3, तो ये 10 आ गया। ये फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट वे भी पीछे पूछा गया था एक क्वेश्चन में, आपको मालूम है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। केसी 10 रख दिया, ये वैल्यू रखते हुए -1381, आंसर बच्चों सेकंड आ जाएगा। तो ये बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर, ये सारी पूरी आंसर की भी मैंने आप लोगों को लास्ट में दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप केमिकल इक्विलिब्रियम को एक बार और अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स बच्चों मैंने आप लोगों को बता रखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जरूर रिवाइज करिए। थैंक यू बच्चों। इस योद्धा रिवीजन सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा आज टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा बच्चों 3 मॉड के अकॉर्डिंग। मतलब एक साथ 3 फायदे होंगे आपको। एक तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। मतलब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना अपना टारगेट नहीं है, उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट समझना टारगेट है। और बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमें चैप्टर का रिवीजन भी मिल जाएगा। मतलब एक साथ ट्रिपल फायदे आपको इससे मिलने वाले हैं। क्योंकि जैसे बच्चों मैंने एक चैप्टर और आप लोगों को पहले रिवाइज करवाया केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपने देखा कि कहां से ज्यादातर क्वेश्चन अपने आ रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आप सॉल्व करने की ट्रिक्स बताई हैं तो वो भी आप लोग सीखिए। तो यहां पर बच्चों एक फायदा ये भी होता है कि आपको क्वेश्चंस कितने जल्दी कम टाइम में सॉल्व कर लेने हैं और कैसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बच्चों कई बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम कैलकुलेशन में बहुत लगा देते हैं, जबकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन आ गई है तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे और अदर कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स के आगे पहुंच जाएंगे। मतलब वहां पर आप टाइम सेव कर कर ज़्यादा टाइम आप अदर क्वेश्चंस में दे पाएंगे। तो ये सब ट्रिकें हमें इस सीरीज से मिलने वाली हैं, सीखने में आएंगी। तो बहुत ध्यान से समझकर इनको क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझिए, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर कर याद रखिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके इंपॉर्टेंट PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों सबसे पहले आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो बच्चों आपको बताना यह है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो बच्चों आपको मालूम है जिसका अल्फा 100% होगा। अब एक फर्स्ट H2SO3 नहीं है, HClO3 भी नहीं है बच्चों, ये भी है और ये भी है। अब दोनों का अल्फा 100% होता है। लेकिन अगर रिलेटिवली बात आ जाए तो बच्चों हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको बताई है रिलेटिव स्ट्रेंथ सीरीज। और रिलेटिव स्ट्रेंथ सीरीज में HClO4 सबसे ऊपर आता है, फिर HI, HBr, फिर H2SO4। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हो जाएगा बच्चों, HClO4। तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ सीरीज आपको याद होनी चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन आपका ब्रॉन्स्टैंड लोरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो गया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिवन हाईएस्ट pH। pH किसकी ज्यादा होगी बच्चों, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बनते हैं। किसकी pH ज्यादा होगी बच्चों, जो ज्यादा बेसिक होगा, जो ज्यादा बेसिक होगा। अब ये सारे साल्ट है, तो साल्ट के अंदर हम क्या कहेंगे, जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। मतलब दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार वाला जो लवण होगा
उसकी pH हम कहेंगे ज्यादा होगी। तो बच्चों फर्स्ट वाला KCl देखा जाए, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं चलेगा। NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं चलेगा। बच्चों थर्ड वाला देखें, Na2CO3। Na2CO3 किस किस से मिलकर बना है? H2CO3 प्लस NaOH। तो ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर नेचर कैसा मिलेगा बच्चों? बेसिक, मतलब मोर pH। तो बच्चों हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। वैसे फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। CuSO4 ये किस किस से मिलकर बना है? H2SO4 प्लस CuOH हॉल ट्वाइस। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो बच्चों इसमें नेचर एसिडिक आएगा। एसिडिक नहीं चाहिए क्योंकि हमें हाई pH चाहिए। हाई pH तो कब मिलेगी? जब बेसिक होगा। तो आंसर बच्चों हमारा थर्ड हो जाएगा। देख लीजिए आप, फर्स्ट और सेकंड तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट है, तो वो तो न्यूट्रल होंगे, pH 7 होगी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं। यहां पर बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक होगा, pH मोर देन 7 होगी। और इस केस में बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगी। तो मोर pH मिलेगी थर्ड Na2CO3 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। KSP दे रखे बच्चों, Ag2CrO4 का, AgCl का, AgBr का, AgI का। तो आपसे पूछा है एडेड द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ NaCl, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन होगा? बच्चों जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा वो देर से प्रेसिपिटेट होता है। अब आप डायरेक्ट नहीं पहचान सकते क्योंकि अलग अलग टाइप है बच्चों। Ag2CrO4 ये A2B टाइप है, बाकी सब तो AB टाइप है, लेकिन ये A2B टाइप है। तो आपको सॉल्युबिलिटी तो निकालनी ही पड़ेगी। A2B की सॉल्युबिलिटी Ag2CrO4, इसकी सॉल्युबिलिटी KSP/4 का क्यूब रूट। बच्चों KSP 1.1 इंटू 10 की पावर -12/4 का क्यूब रूट। सही है? तो बच्चों ये 1.1 का क्यूब रूट नियरली 1 ही होगा। 4 का क्यूब रूट, 4 का अंडर रूट होता है 2, क्यूब रूट उससे थोड़ा सा कम 1.5 ले लीजिए इंटू 10 की पावर -4। ये इसकी आ गई बच्चों। सेकंड वाले में देखें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में अंडर रूट KSP होगा बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -10। 1.8 का अंडर रूट नियरली 1.4 इंटू 10 की पावर -5। तो ये तो गलत हो गया, AgCl तो नहीं चलेगा क्योंकि 10 की पावर -5 आ गया, ये 10 की पावर -4 में चल रहा है। ठीक है? तो बच्चों इस टाइप से आपको सबको चेक करना पड़ेगा। AgBr के लिए भी अंडर रूट KSP। तो बच्चों अंडर रूट KSP कितना दे रखा है AgBr का? 5 इंटू 10 की पावर -13। तो हम इसे बोल सकते हैं 50 इंटू 10 की पावर -14, क्योंकि बच्चों 10 की पावर -13 का अंडर रूट नहीं ले सकते। कैलकुलेशन कैसे करनी है समझो। तो इसे मैंने लिख लिया 50 इंटू 10 की पावर -14, तो नियरली 7 इंटू 10 की पावर -7। AgI ये भी बच्चों AB टाइप है, यहां पर निकाल लेते हैं। इसके केस में वही अंडर रूट KSP 10 की पावर -17। तो बच्चों इसको ऐसा करो, आप बना लो 83 इंटू 10 की पावर -18। पॉइंट हटा दिया, -18 बन गया। 83 का अंडर रूट नियरली 9 इंटू 10 की पावर -9। तो बच्चों बाकी सब 10 की पावर माइनस में कम है। तो आंसर इसका हमारा बच्चों कौन सा आ जाएगा? विल प्रेसिपिटेट लास्ट। कौन सबसे लेट होगा? Ag2CrO4, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा 10 की पावर -4 में
आ रही है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो वैल्यू निकाल कर देखनी पड़ेगी बच्चों, और वैल्यू निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां से क्वेश्चन बहुत आता रहता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आपको निकाल कर देखनी पड़ेगी। 3/9 AB है, AB में तो अंडर रूट हो जाता है डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ये हमारा A2B है, तो KSB/4 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व कर लीजिए। तो या 10 की पावर -4 मिल रहा है, या 10 की पावर -5 मिल रहा है, या 10 की पावर -7 मिल रहा है, या 10 की पावर -9 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे बच्चों आंसर हमारा Ag2CrO4 मतलब थर्ड हो जाएगा। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर? जैसा मैंने कहा बच्चों, अभी बोला था जस्ट आपसे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है नॉट अ बफर। कौन बफर नहीं है? कौन सा बफर? एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर किससे मिलता है बच्चों अम्लीय बफर? वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चों वीक एसिड है और उसका साल्ट है, वैसे तो कॉन्जुगेट होना चाहिए था, लेकिन चलो मान लेते हैं। ये भी वीक एसिड है, उसका साल्ट है, कॉन्जुगेट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मान ले। लेकिन ये तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से बफर थोड़ी बनता है। एसिडिक बफर बनेगा वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट। तो वीक एसिड बच्चों H2CO3 है, इससे बन जाएगा, H3PO4 है, उससे बन जाएगा, लेकिन HClO4 तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया है, तो नॉट अ बफर। आंसर थर्ड, क्योंकि नॉट पूछा है बच्चों, ऐसी चीज को पहले ही अंडरलाइन कर दिया करो, ये ध्यान रखो, क्योंकि जिससे लास्ट में आपको गलती नहीं होगी, वो पॉइंट आपका हाईलाइट रहेगा, तो आपको आराम से उसको ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, व्हाट इज द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं, किस किस का? 0.1 m NaOH, 0.1 m HCl, सॉरी 0.1 m NaOH एंड 0.01 m HCl, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। आप VV ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो एक तरफ जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, कौन है? HCl, उसके मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, N × V। इक्वल वॉल्यूम बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम। मान लिया बच्चों इसका 100 या V मान लेते हैं, V है तो इसका भी V होगा। तो बच्चों ये हो गया 0.01 × V, ठीक है, और बेस है 0.1 NaOH, इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? वही 0.1 × V। अब आपको बेस ज्यादा दिख रहा है क्योंकि वो 0.1 है, ये 0.01 है, तो माइनस हो जाएगा, मतलब N2V2 माइनस N1V1 इक्वल टू NV। तो 0.1 V, 0.01 V, ये हो गया 2V। ठीक है, तो बच्चों V तो कॉमन आकर कट हो गया, यहां पर माइनस करोगे 0.1 माइनस 0.01, 0.1 माइनस 0.01, तो बच्चों कितना हो गया? 0.9 में से माइनस कर दीजिए, 0.9 नहीं 0.09। ठीक है, तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व करेंगे। नॉर्मलिटी 0.99/2 मतलब नियरली 0.05, नियरली ले लेते हैं। तो बच्चों ये नॉर्मलिटी किसकी है? बेस की, क्योंकि बेस ज्यादा है, OH आयन हो गए 5 × 10⁻²के के अराउंड। तो बच्चों POH कितनी आ जाएगी? नियरली 2 - log5 मतलब 1.3, तो pH हो जाएगी नियरली 12.7।
पीएच का आंसर नियरली 12.7, आंसर बच्चों थर्ड आ जाएगा। देख लीजिए आप, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके इक्विवेलेंट हो गए 0.01, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 दे रखी है। कैलकुलेशन अच्छी है बच्चों, 0.01 इंटू वी, वॉल्यूम वी मान लिया, इसका 0.1 इंटू वी, बेस ज्यादा है तो N2V2 माइनस N1V1 इक्वल टू NV, वी कॉमन आकर कट, ये माइनस किया 0.99, 2 से डिवाइड किया तो बच्चों नियरली 0.05, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2। बेस ज्यादा है तो इसे OH आयन बोला जाएगा, तो बच्चों 2 माइनस log 5 नियरली अप्रोक्सीमेशन से लिया है तो 1.3, तो पीएच आ गया बच्चों 12.7। कैलकुलेशन समझो बच्चों, कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी होती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग एक बार, My and NY3 are 2 insoluble salt, KSP दे रखे हैं बच्चों 6.2 इंटू 10 की पावर -13, इक्वल भी है बच्चों, सेम है KSP दोनों का सेम है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है, ऐसी चीजें अंडरलाइन करना जरूरी है बच्चों। तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 आर आइडेंटिकल, बच्चों ये तो हो गया AB टाइप और ये हो गया AB3 टाइप, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम थोड़ी आ सकती है। KSP सेम है लेकिन सॉल्युबिलिटी थोड़ी है, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है AB का तो √KSP, और इसका क्या होता है KSP अपॉन 27 की पावर 1/4, AB3 KSP बराबर 27S4, तो S इक्वल टू KSP अपॉन 27 की पावर 1/3, पावर 1/4 हो जाएगी। तो दोनों का सॉल्युबिलिटी आइडेंटिकल होगा, गलत। मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन NY3, बच्चों यहां अंडर रूट करना है, अंडर रूट करोगे तो नियरली बच्चों, जैसे मैं अंडर रूट कर कर बता दूं इस केस में, यहां पर ले लेते हैं अंडर रूट 62 इंटू 10 की पावर -14 बना दिया बच्चों, 6.2 इंटू 10 की पावर -13 को लिख लिया, 62 इंटू 10 की पावर -14, तो S1 आ गया नियरली 8 इंटू 10 की पावर -7। S2 देखें तो बच्चों KSP वही लिखा, 62 इंटू 10 की पावर -14, 27 की पावर 1/4, ये नियरली मैंने कट कर दिया 2 बार, लेकिन बच्चों 10 की पावर -14 की पावर 1/4 सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको लिख लो 200 इंटू 10 की पावर -16 की पावर 1/4। पावर 1/4 का होता है 2 बार अंडर रूट, तो 200 का अंडर रूट कितना होगा, 225 का होता है 15, तो 200 का बच्चों 14 मान लो, 13 मान लो, फिर उसका अंडर रूट, तो ये लगभग अंडर रूट 14 इंटू 10 की पावर -8, 14 का अंडर रूट नियरली 3 समथिंग, ये बना। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिख रही है बच्चों, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस, लेस थोड़ी है, 10 की पावर -7 ज्यादा है 10 की पावर -8 से, तो ये भी गलत हो गया। Salt My and NY3 आर मोर soluble in 0.5 mKy देन इन प्योर वाटर, बच्चों KY से तो कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, और कॉमन आयन इफेक्ट से बैकवर्ड रिएक्शन होती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो आंसर हमारा इसमें सेकंड हो जाएगा, आंसर इज सेकंड। क्लियर, देख लीजिए आप एक बार, ये पावर में 1/4, सॉरी ये आपका पावर में 1/4 बनेगा, पहले अंडर रूट करा था, फिर उसका फिर अंडर रूट करेंगे बच्चों, तो ये पावर में 10 की पावर -4 आएगा, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। 10 की पावर -4 ज्यादा है 10 की पावर -7 से। क्लियर है? चलिए वन मोर क्वेश्चन।
बच्चों क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ pyridine दैट pyridinium ion 0.1 m aqueous solution। अल्फा आपको निकालना है, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा इजकल टू अंडर रूट KB अपॉन सी। KB बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन से करिएगा। ये आ गया 1.7 इंटू 10 की पावर -9। कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों 0.1। मतलब सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से घबराने की जरूरत नहीं बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो फॉर्मूले आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। मोर देन 90% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही चलते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, अंडर रूट, इसको ऊपर ले गए तो 1.7 इंटू 10 की पावर -8। 2 का अंडर रूट होता है 1.4, तो ये थोड़ा सा कम ले लो, 1.3 इंटू 10 की पावर -4। परसेंटेज में निकालना है तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों 1.3 इंटू 10 की पावर -2%। आंसर हमारा साफ दिख रहा है, फोर्थ आ जाएगा। आंसर इज फोर्थ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। देख लीजिए, हमें अल्फा पूछा है तो अंडर रूट KB अपॉन सी, KB दे ही रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, रखिए अप्रोक्सीमेशन से। देख लीजिए, आप मैं हर जगह अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूं, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, NaCl की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है। तो मतलब कॉमन आयन का क्वेश्चन हो गया बच्चों, AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। जैसा मैंने आपको कहा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो AgCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, KSP आपको दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, आपको पूरा डेरिवेशन करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। लेट सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इज H डैश। तो AgCl डैश 0 इक्विलिब्रियम पर डैश H डैश H डैश, NaCl की प्रेजेंस Na प्लस Cl माइनस C0 0 CC, क्योंकि NaCl कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा बच्चों। तो कौन है कॉमन आयन, Cl माइनस आयन। मेनली कहां से मिलेगा, NaCl से, क्योंकि NaCl कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। सर AgCl भी हो जाएगा बच्चों, वहां सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है। तो Q बराबर KSP Ag प्लस Cl माइनस। शुरू में तो बच्चों ये H डैश और C मानकर किया करो, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। Ag आयन कितने हैं सॉल्यूशन में, H डैश, Cl माइनस कितने हो गए C, तो H डैश बराबर बच्चों KSP अपॉन C। KSP की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ये दे रखा है आपको KSP, और C दे रखा है कंसंट्रेशन 0.1, तो यहां से आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -9। आंसर बच्चों फोर्थ हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, KSP दे रखा था, कॉमन आयन के हिसाब से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो H डैश बराबर आएगा बच्चों KSP अपॉन C। KSP आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -10, कंसंट्रेशन 0.1, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9। तो कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया बच्चों कि कॉमन आयन इफेक्ट वाले में हम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको इस टाइप से निकालना होगा, फिर वैल्यू पुट करनी होगी। तो सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिवाइज हो गया, बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया वो रिवाइज हो गया, वीक एसिड वीक बेस मतलब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अल्फा इक्वल टू अंडर रूट KB अपॉन C, उस पर क्वेश्चन आया, वो पॉइंट हमारा रिवाइज हो गया। ब्राउनस्टन लोरी कॉन्सेप्ट कहा गया है,
और भी कई कॉन्सेप्ट अभी इसमें हम PYQs के अकॉर्डिंग रिवाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों बोरिक एसिड इन एन एसिड बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल। ये हमारा बच्चों अगेन एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3। बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है ये HIN लूज नहीं करता, OHIN गेन करता है और OHIN गेन कर कर क्या बना देता है? BOH होल 4 माइनस। तो बच्चों हम कहेंगे एक्सेप्ट OHIN फ्रॉम वाटर। आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वन मोर। Which of the following compounds is most likely to behave like a Lewis base? कौन लुइस बेस की तरह यूज आ सकता है? तो बच्चों लुइस एसिड लुइस कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन देख लो आप। सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आप लोगों के रिवाइज हो रहे हैं। तो लुइस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अरे कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, सिलिकॉन के पास भी लोन पेयर नहीं है, बोरोन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो लुइस एसिड होते हैं, ये भी नहीं है। हाँ PF3 पे लोन पेयर है तो ये इजीली डोनेट कर देगा, मतलब बनेगा लुइस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कौन है बच्चों? लुइस बेस, और वो हो जाएगा PF3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 दे रखी है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। देख लीजिए आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा PYQs में कई जगह क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताइए Ag2C2O4 कौन सा टाइप है? A2B टाइप। 2Ag प्लस C2O4 माइनस 2, तो A2B टाइप है। अब सॉल्यूशन में Ag आयन कितने हैं? S हैं, 2S हैं, 3S हैं। कॉमन आयन का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, यहां कोई कॉमन आयन नहीं दिख रहा है। तो Ag2C2O4 में Ag आयन कितने हैं? 2, मतलब कंसंट्रेशन कितनी होगी? 2S। और ये आपको दे रखी है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। देख लीजिए आप Ag आयन कितने हैं? 2, मतलब कितनी कंसंट्रेशन मिलेगी? 2S। लिख कर देखना चाहो देख लो। Ag2C2O4 कैसे ब्रेक होगा? 2Ag प्लस C2O4 माइनस 2। बच्चों डैश 0 0 डैश 2S S, तो Ag आयन कितने हैं? 2S। तो S यहां से हमारे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 2 को डिवाइड में ले गए। KSP क्या लिखा जाएगा बच्चों? A2B टाइप का 4S क्यूब, 4 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का क्यूब। देख लीजिए आप, 1.1 का क्यूब करोगे नियरली 1 ही रहेगा, तो मतलब 4.5 बच्चों 12 10 की पावर माइनस 12 बनेगा। तो ये आ गया 5.3, क्योंकि 1.1 का एग्जैक्ट हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो बच्चों ये साफ दिख रहा है कि 4 से ज्यादा ही होगा। पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 की पावर माइनस 12 नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं हो सकता, 10 की पावर माइनस 12 नहीं आ रहा, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। थोड़ा लॉजिकल जाओ, पूरा सॉल्व करना और मल्टीप्लाई कर देखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है 4 इंटू 1.1 करेंगे 4.4, मतलब वैल्यू 4 से ज्यादा ही जाएगी, तो आंसर बच्चों हमारा 4th हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी बहुत टाइम लगेगा, तो आप इस टाइप से सॉल्व किया करो। देख लीजिए आप एक बार। फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड NaOH एंड HCl। ठीक है, तो किसकी pH 1 होगी बच्चों? Which of the following equal to pH 1?
एसिड और बेस दे रखे हैं बच्चों, तो ऐसा करते हैं, मैं रिवर्स में चेक करना स्टार्ट करता हूं। एक तरफ एसिड के इक्विवेलेंट, एक तरफ बेस के इक्विवेलेंट। तो बच्चों HCl के इक्विवेलेंट, डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं। HCl के लिए मिली इक्विवेलेंट N इंटू V कितना हो जाएगा 10। NaOH के लिए मिली इक्विवेलेंट NaOH के मिली इक्विवेलेंट भी बच्चों कितने हो गए 10। तो ये तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस केस में तो pH 7 आएगी बच्चों, जबकि हमें तो pH 1 चाहिए। तो ये D तो गलत हो गया बच्चों। अब C वाला चेक करते हैं। C वाले केस में HCl मिली इक्विवेलेंट N इंटू V 15। NaOH देखे बच्चों, C वाले केस में चल रहा है NaOH। NaOH कितना हो गया 5, मिली इक्विवेलेंट 5। तो एसिड है 15, बेस है 5, तो नेट मिली इक्विवेलेंट 10 होंगे। N इंटू V बराबर 10, तो N बराबर 10 अपॉन V। बच्चों वॉल्यूम कितना हो गया 75 और 25 100। तो नॉर्मलिटी आ गई 10 की पावर -1। किसकी नॉर्मलिटी होगी बच्चों, एसिड ज्यादा है, देखो 15 है, ये बेस 5 ही है, तो HIN 10 की पावर -1। तो फिर pH कितनी आ जाएगी 1। बिल्कुल सही, C से आ रहा है। और C वाला आंसर कौन है, 4th है। C वाला आंसर 4th होगा। एक बार फिर समझ लो बच्चों, C वाला दोबारा समझा रहा हूं। N इंटू V HCl के लिए करोगे 15 आ जाएगा। N इंटू V NaOH के लिए करोगे 5 आ जाएगा। एसिड ज्यादा है, बेस कम है, तो नेट मिली इक्विवेलेंट 10 आएंगे। एसिड में से बेस को माइनस करेंगे, 10 आएंगे। बच्चों आप यहां नेचर भी लिख सकते हो, कैसा हो जाएगा एसिडिक। तो N इंटू V 10 अपॉन V, वॉल्यूम 75 और 25 100, दोनों को ऐड किया 100। तो नॉर्मलिटी आ गई 10 की पावर -1। एसिडिक है तो ये HIN बोले जाएंगे, तो pH आ जाएगी बच्चों 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर दे रखी है, ग्राम पर लीटर में दे रखी है बच्चों, जबकि सॉल्युबिलिटी होती किस में है, मोल पर लीटर में। देख लो फिर क्वेश्चन आ गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। तो KSP आपसे पूछा है, तो बच्चों आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसे मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। सॉल्युबिलिटी इज मोलारिटी, 242 इंटू 10 की पावर बच्चों -5 लिख लिया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 233, और वॉल्यूम तो 1 लीटर है ही बच्चों, पर लीटर चल रहा है, देख लो पर लीटर दे रखा है। अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये आ गया 10 की पावर -5, 1.1 मान लो। BaSO4 कौन सा टाइप है, AP टाइप। KSP इक्वल टू S स्क्वायर, 10 की पावर -5 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -10। आंसर बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें मिल रहा है 3rd। देख लीजिए आप बच्चों, इंपॉर्टेंट बात थी, ग्राम पर लीटर में है, उसे हमें मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 233 से डिवाइड किया, अप्रोक्सीमेटली 1 बार कैंसिल कर दिया मैंने, 10 की पावर -5। KSP AB टाइप का S स्क्वायर होता है, तो बच्चों क्या बन जाएगा 10 की पावर -10। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस दे रखी है 9। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछा है, KSP आपसे पूछा है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगेन देख लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चों CaOH होल ट्वाइस के लिए pH या POH, पहली बात तो POH क्योंकि बेस है, pH 9 है तो POH कितनी हो जाएगी 5। अब POH 5 है तो OHN कितने हो जाएंगे बच्चों
10 की पावर -5। POH 5 है तो OH आयन कितने बन गए? 10 की पावर -5। क्लियर? अब बच्चों आपको बताना यह है कि सॉल्यूशन में OH आयन कितने हैं। S है, 2S है, तो बच्चों हॉल्ट वाइज है तो OH आयन होंगे 2S। तो यहां से S आ गया 1/2 इंटू 10 की पावर -5। देख लीजिए आप, पहले मैंने POH निकाल ली है, POH से OH आयन निकाल लिए हैं। अब हॉल्ट वाइज है तो OH आयन 2S होंगे, तो S आ गया 1/2 इंटू 10 की पावर S नहीं पूछा, KSP पूछा है। कौन सा टाइप है बच्चों? AB2। KSP इक्वल टू 4S3। ठीक है, तो बच्चों 4 इंटू 1/2 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब, 1/2 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब। हाँ जी, 1/2 का क्यूब 1/8 इंटू 10 की पावर -15, मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर -15। तो बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -16। आंसर थर्ड आ जाएगा। एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। POH से पहले PH से मैंने POH लिख लिया, POH से OH आयन, सॉल्यूशन में OH आयन होंगे 2S के इक्वल कर दिया, S निकाल लिया। अब हमें मालूम है कौन सा टाइप है, AB2, तो KSP इक्वल टू 4S3। S की वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर मिलेगा 5 इंटू 10 की पावर -16, मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -15। तो बच्चों कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पर मैंने बताए हैं। एक तो आपको सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले समराइज कर मैंने मेरे नोट्स में आप लोगों को लिखाए भी हैं। जैसे वीक एसिड, वीक बेस, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए हमने सारे फॉर्मूले एक चार्ट बनाए थे, तो बस फॉर्मूले याद कर लीजिए। ऐसे ही साल्ट हाइड्रोलाइसिस के बच्चों चारों टाइप के साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, वीक एसिड वीक बेस साल्ट, उसका भी समरी कर मैंने एक चार्ट आप लोगों को बनवा रखा है, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए उनको। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट बताए हैं, और फिर बफर सॉल्यूशन, ये हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों। आयनिक बहुत इजी जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टैंड एसिड H2O एंड HF। ब्रॉन्स्टैंड लोरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं, एसिड में से 1 H आयन माइनस कर दो या 1 OH आयन ऐड कर दो, तो बन जाते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से एक H आयन माइनस करो या एक OH आयन प्लस करो, तब बनता है बच्चों कॉन्जुगेट बेस। तो H2O में से जब मैं H आयन माइनस करूंगा तो बनेगा OH माइनस, तो मतलब H2O का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा OH माइनस। और HF में से माइनस करूंगा तो बच्चों बनेगा F माइनस। प्रेफरेंस H आयन को ही देते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, OH आयन को नहीं देना है। हाँ, वो तो H आयन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, तो हम OH आयन पर जा सकते हैं। तो बच्चों OH माइनस एंड F माइनस, आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। देख लीजिए आप, तो एसिड में से 1 H आयन माइनस करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, H2O में से माइनस किया बन गया OH माइनस, HF में से माइनस किया बन गया F माइनस। क्लियर है? देख लीजिए आप एक बार। चलिए वन मोर क्वेश्चन, विच विल मेक बेसिक बफर। बेसिक बफर किससे बनेगा? तो बच्चों डायरेक्ट या तो हमें दिख जाए वीक बेस और उसका साल्ट, जबकि यहां तो वीक एसिड है तो नहीं चलेगा, यहां स्ट्रॉन्ग बेस है ये भी नहीं चलेगा। बच्चों यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ गए हैं, ये भी नहीं चलेगा, तो फिर तो फर्स्ट ही चलेगा।
आप ऐसे बच्चों इलिमिनेट की मेथड को भी यूज कर सकते हैं। देखो CH3 वीक एसिड है, तो वीक एसिड से तो एसिडिक बफर बनते हैं, तो यहां से तो बेसिक बफर बन नहीं सकता। यहां स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस से थोड़ी बनता है बेसिक बफर, तो वीक बेस से बनता है, ये भी गलत हो गया। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, उससे थोड़ी बफर बनेगा। फर्स्ट वाले को चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, जब भी आपको मिक्स करने की बात करें, रिएक्शन लिखो, लिमिटिंग रीजन निकालो। वैसे तो आंसर फर्स्ट हो ही गया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। तो बच्चों NH4OH के इनिशियल मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, N इंटू V 20। HCl के मिली इक्विवेलेंट N इंटू V 10, 0 0। 20 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, एक्स एक्स। N इंटू V ये 20 हो गया, N इंटू V ये 10 हो गया। कौन है लिमिटिंग रीजेंट, जो कम होता है वही लिमिटिंग रीजेंट है, मतलब x की वैल्यू 10। बच्चों 10 रख दोगे तो ये 10, ये 0, ये 10 और ये तो डैश पानी है। तो बच्चों ये हमारा रिजल्टिंग है, ये रिजल्टिंग है जो मैंने व्हाइट कलर से इंडिकेट किया है। इसमें वीक बेस है, यस 10 मिली इक्विवेलेंट, उसका साल्ट भी है, यस, तो वीक बेस प्लस इट्स साल्ट मतलब बन गया बच्चों बेसिक बफर। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा बेसिक बफर बना रहा है, दैट इज द फर्स्ट। चलिए बच्चों और चलते हैं आगे। फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH whole twice इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 m NaOH। बच्चों KSP आपको दे रखा है, अगेन कॉमन आयन का क्वेश्चन आ गया बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। NiOH whole twice कैसे ब्रेक होगा, Ni+2 2OH माइनस। इनिशियल सॉल्युबिलिटी सॉलिड है डैश 0 0। बच्चों कॉमन आयन के केस में सॉल्युबिलिटी हम ले लेते हैं H डैश, मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में बताया था, तो हमने यहां पर सॉल्युबिलिटी ले ली है H डैश। किसकी प्रेजेंस में है, NaOH। C0 0 0 C। बच्चों कौन है कॉमन आयन, OH आयन। कितना मिलेगा, मेनली C मिलेगा। फिर हम लिखेंगे बच्चों Q बराबर KSP, निकल आयन OH आयन का होल स्क्वायर सॉरी, ठीक है। निकल आयन कितने हैं सॉल्यूशन में, H डैश और ये C का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों H डैश बराबर KSP अपॉन C स्क्वायर। पीछे वाले क्वेश्चन में भी बच्चों मैंने यही आपको बोला था कि कॉमन आयन वाले क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता है, आपको पूरा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा डेरिवेशन करते हुए। KSP आपके पास है 2 × 10⁻⁻15। C बच्चों है 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻2, तो 2 × 10⁻13। आंसर फोर्थ हो जाएगा, आंसर इज फोर्थ। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, पीकेबी ऑफ डाइमेथिलामीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है, डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट। बच्चों ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। ये क्या है, साल्ट है। कौन सा साल्ट है, वीक एसिड वीक बेस साल्ट है बच्चों। देख लो, वीक बेस ये रहा डाइमेथिलामीन, वीक एसिड ये रहा एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल। तो वीक एसिड वीक बेस साल्ट है, और वीक एसिड वीक बेस साल्ट की उसने पीएच पूछी है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 7 + ½ pKa -½ pKb। वीक एसिड वीक बेस साल्ट की पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों वैल्यू रख दीजिए, आपको
पीके कितना दे रखा है 4.77। हाफ पीके भी कितना दे रखा है 3.27। बच्चों हाफ कॉमन ले लिया, 4.77 माइनस 3.27। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझो। तो ये नियरली 1.5 का हाफ, यहां माइनस करोगे तो बच्चों ये हमारा 3.5 बिल्कुल सही है। तो बच्चों 1.5 का हाफ 0.75, तो नियरली 7.75। आंसर फोर्थ आ जाएगा। 4.77 माइनस 3.27 करोगे बच्चों 1.5 का हाफ किया तो आंसर 7.75। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? pH of solution containing 50 ml each of 0.1 m sodium acetate, 0.01 m acetic acid क्या होगी? 0.1 m है बच्चों सोडियम एसिटेट और 0.01 m है एसिटिक अम्ल। पहले तो पहचानो कि ये सॉल्यूशन कौन सा है। CH3COOH प्लस CH3COONe, CH3COOH प्लस CH3COONe वीक एसिड है और उसका साल्ट है, मतलब क्या हो गया बच्चों? एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। तो बच्चों जो पॉइंट्स जो टॉपिक मैंने आपको बोले हैं क्वेश्चन वहीं से जा रहे हैं। देखो वीक एसिड, वीक बेस्ड ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन बहुत हैं और बफर के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बच्चों pKa आपको दे रखा है यहां पर 4.57। साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों? साल्ट है 0.1 m, तो n इंटू वी इक्वलेंट में ले लेते हैं 0.1 इंटू 50। एसिड 0.01 इंटू 50 तो कट हो गया और बच्चों ये हमारा बन गया है लॉग 10। डेसिमल हटाते हुए आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1, तो फिर pH आएगा 4.57। आंसर बच्चों हमारा सेकंड हो जाएगा। आंसर इज सेकंड। देख लीजिए कहीं डाउट हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात थी पहचानना वीक एसिड और उसका साल्ट, मतलब एसिडिक बफर। वीक एसिड है CH3COOH और उसका साल्ट हो गया। चलिए बच्चों एक और देखते हैं। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लुईस एसिड? कौन लुईस एसिड होगा बच्चों? लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो बच्चों लुईस एसिड में आते हैं मोस्टली कैटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल, या जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो लुईस एसिड में आते हैं। तो बच्चों वाटर तो लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये ध्यान रखना, ये लुईस बेस है। नेगेटिव आयंस बच्चों, नेगेटिव स्पीसीज भी लुईस बेस में आती है, और NH3 भी लॉन पेयर डोनर है, ये भी लुईस बेस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एक्सेप्टर होते हैं, तो बच्चों ये हमारा लुईस एसिड बन जाएगा। BF3 इज अ लुईस
एसिड। चलिए बच्चों, कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने आयनिक का रिवीजन करा है, तो अच्छे से इसको आप लोग सारे पॉइंट्स को देखिएगा। जो भी टॉपिक्स मैंने, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, उनको दोबारा रिवाइज करिएगा। और कैलकुलेशंस कैसे कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशंस वगैरह भी ध्यान रखिए, अप्रॉक्सीमेटली कैसे करनी होती है वो भी इस सेशन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को समझाया है, तो अच्छे से रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।